हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। राइट नाउ हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जिसमें जो आर्टिकल के बारे में जो चर्चा करने वाले हैं वो 28 जुलाई 2020 का है। देखिए, इसमें जो पहला आर्टिकल है वो है ब्लू पॉपी द क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स। अब ये है क्या? देखिए, वैज्ञानिक जो इसका नाम है मैकोनोपिस एक्यूलेटे है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में किए गए एक स्टडी में जो ब्लू पॉपी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हिमालय के निचले क्षेत्रों तथा जो हम बोल सकते हैं कि शैलयुक्त, राइट, शैलयुक्त हिमड़ों से होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, रॉकी माउंटेन्स जिसे बोल सकते हैं। और साथ ही में भी मालूम चला है कि ब्लू पॉपी के अतिरिक्त ऊंचाई पर पाए जाने वाले कई अन्य फूल भी और उसके पौधे भी जलवायु परिवर्तन के कारण यानी क्लाइमेट चेंज के कारण अधिक ऊंचाई पर जीवित रह पा रहे हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि अथवा लुप्त होते जा रहे हैं। तो एक काफ़ी चिंतनीय विषय है। तो इसके बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये पेपर वन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बता दिया। देखिए, ब्लू पॉपी को द क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स भी इसको बोला जाता है, यानी हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं हिमालय फूलों की रानी भी इसे कहा जाता है। और उत्तराखंड के कुमाऊं से लेकर, आप पहले मैप में लोकेट कर लेना। और देखो, अभी क्या है कि मैं आपको एक काफ़ी अच्छा एक ट्रिक्स भी बताऊंगा, शायद आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ये उत्तराखंड के कुमाऊं से लेकर कश्मीर तक लगभग 3000 से 5000 मीटर जिसे हम बोल सकते हैं उसकी ऊंचाई पर पाया जाता है। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, ऐसे बहुत सारे जो हैं जो वेटरन्स हैं जिन्हें आइडिया है कि कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे एनालाइज करना है। मैं आपको उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो न्यू कमर्स हैं मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी भी डेली, अगर आप दो मैप या तीन मैप को कम से कम 5-5 मिनट देकर भी एनालाइज करोगे, 15 मिनट डेली, तो आप समझ जाओ कि जब आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है तब तक आप उसको 2 बार रिवीजन कर लोगे। मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सफोर्ड की जो है मैप की है। अगर उससे आप रिवीजन करते हो तो इससे क्या होगा कि ज्योग्राफी भी आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी। खैर, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला पॉइंट जो है डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताई भी थी। देखिए, डीआरडीओ ने पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात जो काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनका हम लोग नाम हर कोई जानता है कि उन्होंने उनकी जो 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया गया। काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ डेयर टू ड्रीम 2.0 देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को जो इनकरेज देने वाली खुली चुनौती है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और बात आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ये जो एक विशेषज्ञ समिति है, एक स्पेशलिस्ट कमेटी है, और इसके द्वारा मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन के बाद जो विनर्स होंगे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। और पुरस्कार का जो धनराशि है, यानी जो हम बोल सकते हैं कि आप जिसे एक तरीके से बोल सकते हो डेकोरेशन रिचेज जो है, वो धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए, व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, ये आपको जानना भी है, मैंने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। खैर, चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अभी हुआ क्या है कि मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च हुआ है। तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया गया है। राइट, अब इसके माध्यम से जितने भी यूजर्स हैं वो मौसम और पूर्वानुमान जिसे हम बोल सकते हैं फोरकास्ट राडार जो छवियों को एक्सेस कर सकते हैं, और जितने भी लोकल या मौसम घटना यानी इंसिडेंट के बारे में समय रहते उन्हें अलर्ट प्राप्त वो कर सकते हैं इसके द्वारा। हालांकि जो इस मोबाइल ऐप का जो विकास है, जो डेवलपमेंट और इसका जो डिज़ाइन किया गया है, वो इक्रिस सेट के द्वारा किया गया है। संयुक्त रूप से इक्रिस सेट की डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ टीम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया गया है। देखिए, मैं यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है कि आपको बताना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे देखिए, इसके बारे में आपको बता दूँ कि जो इंडियन जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एक साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट है जो ट्रॉपिकल जितने भी, अगर हम बात करें ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन में जो रिसर्च का जो है एक्सपैंड करने के लिए किया जाता है। और सामान्य रूप से मानसून मौसम विभाग और भारतीय मानसून के वायु समुद्री जो संपर्क हैं, राइट, उसके जो कंटेक्स्ट में उसके साथ
ट्रॉपिकल जो जितने भी एनालिसिस हैं और रिसर्च है उसके वहाँ पे जानकारी या फिर उसके बारे में वो सर्च करते हैं। हालांकि इसका लोकेशन पुणे महाराष्ट्र में है और 17 नवंबर 1962 को लगभग 57 ईयर हो चुके हैं इसकी स्थापना की। अभी डायरेक्टर है डॉक्टर रवि नहजुन दीहा, जिसको हम बोल सकते हैं। और ये कुछ न्यूज़ थी जो कि फैक्ट थी जो कि इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगला जो हमारा पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय मानक ब्यूरो, आपने बीआईएस का नाम बहुत सुना होगा, बीआईएस आपने कहीं कहीं देखा भी होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि यह बेसिकली कंज्यूमर्स मामलों में यानी अफेयर्स में और जो फूड एवं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम जो मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करने वाली राष्ट्रीय मानक संस्था है। इसकी जो इस्टाब्लिशमेंट है वो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अंडर की गई थी। और अगर हम बात करें उपभोक्ताओं के मंत्रालय यानी प्रभारी जो मंत्री हैं और जिसे हम बोल सकते हैं भारतीय मानक ब्यूरो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के कुछ प्रमुख बीआईएस के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसकी जो पीस ऑफ म्यूजिक यानी कॉम्पोजिशन हम जिसे बोल सकते हैं उसके बारे में हमें समझना है कि एक कॉरपोरेट बॉडी है। इसके रूप में भारतीय मानक ब्यूरो में 25 सदस्य होते हैं, जिन्हें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज और साइंटिस्ट और एंड रिसर्च जिसे हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से नियुक्त किया जाता है। ये कुछ पॉइंट था। टीटीएसएच के बारे में हम लोग बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ट्यूलिंग टीडिंग स्विचर जोन जिसे बोला जाता है, तो जिसको ट्यूलिंग या फिर ट्यूटिंग आप बोल सकते हो। देखो ट्यूटिंग टीडिंग स्विचर जोन जो है पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है। आप समझो इस बात को, जहाँ हिमालय जो है दक्षिण की ओर मुड़ता है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, दक्षिण की ओर। और ये जो है पूर्वी हिमालय, मैं बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया जहाँ से नागालैंड होते हुए जो मुड़ती है, तो इंडो बर्मा रेंज से जुड़ जाता है वो, यानी बर्मा यानी म्यांमार, इंडिया और म्यांमार का जो रेंज है। तो एक अभी रिसेंट का एक अध्ययन हुआ है, उसके अनुसार ये मालूम चला है कि टीटीएसएड यानी ट्यूटिंग टीडिंग स्विचर जोन जिसे हम बोल सकते हैं, उसके कारण अरुणाचल प्रदेश में 2 अलग अलग जो डीपेस्ट पॉइंट से गहराइयों पर मध्यम स्तर के भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं। काफ़ी सोचने वाली विषय है। अब अगला जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे स्कीम बेसिकली आती नहीं है सीएपीएफ के एग्जामिनेशन में, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में समझना है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला जो पॉइंट है। रिसेंटली अभी हाल ही की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूँ इस चीज़ को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताना था जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर कुछ ऐसी स्कीम्स, जैसे अगर मान लो कि कोई अगर हमारे सेक्टर जो कि सीएपीएफ के सेक्टर से यानी डिफेंस से सीएपीएफ के द्वारा कुछ अगर लाया गया हो इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसके बारे में हमें चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। मेडिकल फील्ड से जो न्यू इनोवेशंस हुए हैं, राइट। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो पॉइंट है उसके बारे में देखिए कि जो पॉइंट है, हाल ही में जो हमारे जिसे हम बोल सकते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा फार्मा सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विस्तृत दवा पार्कों यानी मेडिसिन पार्क जिसे हम बोल सकते हैं, उसका प्रमोट या फिर इनकरेजमेंट देने की योजना का उन्होंने शुरुआत कर दिया है और बोल सकते हैं कि आरंभ किया गया है। तो इस योजना के प्रमुख बिंदु क्या हो सकते हैं और क्या है, इस बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस योजना को अंतर्गत देश में 3 विस्तृत दवा पार्क बनाने की जो है योजना बनाई गई है और अनुदान सहायता पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों, पूर्वोत्तर मतलब समझ रहे हो आप, यानी जितने भी नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर वाले स्टेट्स हैं अलॉन्ग विद द सिक्किम, और जो पर्वतीय राज्य जैसे छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु में भी कहीं कहीं जो पर्वतीय राज्य हैं जो उनके बारे में, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, तो इस मामले में परियोजना की लागत का 90% और अन्य राज्यों के मामले में 70% होगी। और एक विस्तृत दवा पार्क के लिए अधिकतम अनुदान सहायता कितना है, 1000 करोड़ रुपए तक सीमित किया गया है दोस्तों। अब ये तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया। देखिए इस स्कीम की क्या ज़रूरत है, एक पॉइंट आती है। देखिए अगर विस्तार के दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय दवा उद्योग का जो विश्व में 3रा स्थान है। एग्जाम में आ सकता है कि मेडिकल फील्ड में या फिर दवा उद्योग के फील्ड में इंडिया का कौन सा स्थान है। इसके बावजूद काफ़ी हद तक दवाओं का निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है। अब समझ में आ रहा है, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया को। कुछ बल्क ड्रग्स के निर्माण के लिए आयात निर्भरता 80 से 100% है। हैरान करने वाली आंकड़ा है ये।
हालांकि इस योजना से देश में बल्क ड्रग के उत्पादन लागत और बल्क ड्रग के लिए अन्य देशों पर निर्भरता में कमी आएगी। इस योजना और दवाओं की निरंतर आपूर्ति करने नागरिकों की सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने में भी सहायक होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।